हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा प्यारा चैप्टर है। बड़े छोटे छोटे कंसेप्ट है इसमें, लेकिन अच्छे हैं। इंटरप्रिटेशनल लेवल पे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। रिसेंट अमेंडमेंट की अगर बात करूं तो इस पे सच कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। और रेलिवेंट टॉपिक्स की अगर बात करूं तो ये टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 77 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देन सेक्शन नंबर 78 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 83, 80 एंड 87। ये जो 5 सेक्शन मैंने लिखे हैं ये इस चैप्टर की जान है एक्चुअली। इसके अलावा चार्ज का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 13, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सो गाइस, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। नोट्स जो भी मैं दिखाऊंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इस चैप्टर के बारे से स्टार्टिंग में पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चैप्टर किस वजह से बना हुआ है, उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का। फिर कुछ सेक्शंस में आपको पढ़ा दूंगा, जैसे सेक्शन नंबर 77 पढ़ा दूंगा इंट्रोडक्शन देने के बाद। फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस सेक्शन 77 के बेसिस पे किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, वो 1 या 2 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा इस पे। और बाकी सब जो केस स्टडीज में इस पे आपको कराऊंगा उसका मैं कीवर्ड एक्सट्रैक्शन और उसके हिंट आंसर दे दूंगा एज यूजुअल, जो मैं हर चैप्टर पे देते हुए आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं अब तक के जितने भी रिवीजन सेशन हुए आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आपके कमेंट सेक्शन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करता हूं उसी तरीके से ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं वीडियो को प्लीज लाइक कर दे। पिछले जितनी वीडियोस है उसमें व्यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें आपने लाइक ही नहीं किया, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में आप अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फटाक से शुरू करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इस चैप्टर के बारे से। आई एम वेरी सॉरी, मैंने चार्ज का जो सेक्शन था वो सेक्शन 2 क्लॉज 13 बोल दिया था। सेक्शन 2 क्लॉज 16 है चार्ज का डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 16 मैं बताना चाहता हूं ये चैप्टर को क्यों बनाया गया है। टोटल इस पे आपको 10 सेक्शन मिलेंगे 77 से 87, और ये कुछ फॉर्म्स यूज होते हैं इन सेक्शन के दरमियान। अब ये चैप्टर क्या बोलता है कि सरल शब्दों में मैं इस चैप्टर का उद्देश्य आपको बता दूं। जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है, फॉर सपोज मेरी ही कंपनी है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब मेरी कंपनी ने HDFC बैंक से लोन लिया फॉर सपोज 50 लाख रुपीस का। अब इसके बदले HDFC बैंक जो है वो मेरी कंपनी से मांगेगी सिक्योरिटी कि भाई हम पैसे दे रहे हो, उसके बदले आप कुछ तो सिक्योरिटी दीजिए। तो जैसे मैं कहता हूं कि भाई जो मेरी कंपनी की बिल्डिंग है ना, जो मेरी क्लासेस है अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड जो क्लासेस है, वो बिल्डिंग में आप सिक्योरिटी रख लो। यानी कि कल को अगर अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड आपको 50 लाख रुपीस रीपे नहीं करता है, आप इस सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट यानी कि आप मेरे लैंड को सेल करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। उसको बेचिए, बेचने के बाद अपना लोन अमाउंट रिकवर कीजिए। इनकेस अगर कुछ बचता है वो मुझे बैंक वाले रिटर्न कर देंगे। ये तो हो गया एक सरल भाषा में एक लोन की प्रोसेस। अब होता क्या है, जैसे कि मान लो मैंने HDFC से लोन लिया, अपनी बिल्डिंग को किस पे कर दिया, मॉर्गेज पे कर दिया। अब मैं दूसरी बैंक के पास जाता हूं, SBI के पास, और SBI को भी सेम बोलता हूं कि भाई मुझे 50 लाख रुपीस का लोन दीजिए। SBI कहती है कि भाई चार्ज में क्या लगाओगे, तो मैं कहूंगा चार्ज में देखो ये हमारी बिल्डिंग है। जबकि इस बिल्डिंग में ऑलरेडी HDFC बैंक का जो पहला बैंक था, जो पहला चार्ज होल्डर था इस लैंड में, उसका ऑलरेडी चार्ज क्रिएट हुआ है। ये बात मैं SBI को बताए बिना डिस्क्लोज किए SBI को उससे भी लोन ले लेता हूं, और सेम प्रॉपर्टी पे, सेम असेट पे, सेम लैंड, सेम बिल्डिंग पे मैं SBI को भी चार्ज दे देता हूं। अब ये बात SBI को बाद में पता चलती कि भाई HDFC के फेवर में तो ऑलरेडी एक चार्ज क्रिएट हुआ था। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं ये कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ। कॉर्पोरेट फ्रॉड यानी कि कंपनी के द्वारा फ्रॉड किया जा रहा है। कितना अच्छा होता अगर अपन कोई एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना देते, जिससे चाहे HDFC हो, चाहे SBI हो,
दोनों को ये ट्रांसपेरेंटली पता रहे कि इस कंपनी ने कहीं कोई ऑलरेडी लोन लिया है तो कौन सी असेट पे इसने किसी के नाम से चार्ज क्रिएट किया हुआ है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती तो एसबीआई कॉर्पोरेट फ्रॉड का शिकार नहीं होता। इसी पर्पस की वजह से हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, जो कि ये बोलता है, सेक्शन 77 में ही ये बात लिखी हुई है कि कभी भी कोई भी कंपनी चार्ज क्रिएट अगर करती है, मतलब लोन लेती है, उसके बदले एक चार्ज क्रिएट करती है अपने असेट पे, तो उस कंपनी को इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। आरओसी के पास ये चार्ज रजिस्टर हो जाएगा। अब मान लीजिए कंपनी दोबारा किसी के पास भी लोन लेने के लिए जाती है तो वो व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति www.mca.gov.in में जाके 100 रुपीज की एक प्रिस्क्राइब फी पे करके देख सकता है कि कंपनी ने किससे कितने रुपए का लोन लिया है और उसके बदले कौन सी असेट पे चार्ज क्रिएट किया। ये ट्रांसपेरेंटली आपको दिख जाएगा उसकी वेबसाइट पे। तो यही काम एचडीएफसी भी कर लेगी, जब पहली बार उससे लोन ले रहे थे, यही काम एसबीआई भी कर लेगी। तो एक ट्रांसपेरेंसी बने रहेगी। तो जो अर्लियर केस पे एसबीआई कॉर्पोरेट फ्रॉड का शिकार हो गया था, इस केस में जब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, जब आपको चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा और रजिस्टर जैसे ही हो गया, उस बीच में रजिस्टर जैसे हो गया और उसके बाद अगर आप किसी दूसरे बैंक से लोन लेने जाते हो तो ट्रांसपेरेंटली देख सकता है कि हाँ भाई कंपनी ने ऑलरेडी इस बिल्डिंग में तो चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो एसबीआई वाला फिर कोई दूसरी एसेट में अपना चार्ज मांगेगा, एज द केस मे बी। दिस इज द सिंपल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि भाई ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए, कॉर्पोरेट फ्रॉड नहीं होना चाहिए लेंडिंग और बोरोइंग के दरमियान। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बात आती, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, तो चार्जेस का मतलब क्या होता है। तो वैसे देखो दो चीज होती है चार्जेस, एक मीनिंग होता है, एक होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमको लॉ मेकर द्वारा ही मिला हुआ है कि चार्जेस को अपन क्या बोलेंगे, और एक इसका मीनिंग होता है कि भाई क्या चार्जेस मतलब क्या, मतलब क्या। तो चार्जेस का सिंपल मतलब है सिक्योरिटी क्रिएट करना, और तीन प्रकार से आप सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, मैं बताऊंगा धीरे से। तो चार्जेस का जो डेफिनेशन दिया पहले उसको पढ़ लेते, फिर अपन उसके एक ब्रॉडर मीनिंग में जाएंगे कि चार्ज के अंदर क्या क्या आता है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 16 हमको बताता है चार्ज की डेफिनेशन, और उस पर लिखा है किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट या लियन क्रिएट करना। लियन आपने पढ़ा होगा, ये शब्द का इस्तेमाल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में होता है। लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अनदर, यानी कि दूसरे की प्रॉपर्टी को जब आप अपनी पोजीशन में रखते हो उसको कहते हैं लियन। प्लेज इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि आप कोई भी लोन ले रहे हो उसके बदले मान लो आपने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया, ये इसको बोलते हैं प्लेज, दैट इज एज गुड एज लियन। तो किसी भी प्रॉपर्टी पे, ऑन द प्रॉपर्टी और असेट और एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कि आप अगर कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, इंटरेस्ट का मतलब स्वार्थ क्रिएट करना। कैसे स्वार्थ, अब जैसे मैंने बोला अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग में मैंने एचडीएफसी वालों को चार्ज क्रिएट करके दे दिया, सिक्योरिटी दे दी, तो उनका इस बिल्डिंग में क्या जुड़ गया, स्वार्थ जुड़ गया कि कल को अगर पैसे नहीं देगा तो इसको बेच के हम अपने पैसे लेंगे। तो इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और असेट, दोनों एक ही बात है। आप प्रॉपर्टी बोलो आप असेट बोलो, दोनों एक ही चीज है। ऑन द प्रॉपर्टी और असेट और एनी अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब यहां पे बिजनेस से है। किसी भी बिजनेस में आपने एक चार्ज क्रिएट कर दिया कि भाई देखो हमारा ये फलाना बिजनेस है, इसमें आपका चार्ज, यानी कि इस पे जो भी स्टॉक इन ट्रेड है, रॉ मटेरियल है, या इस पे जो भी अकाउंट रिसीवेबल होगा। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि भाई हर महीने इससे जो इनकम आएगी इस बिजनेस से हमारे पास, उस पे आपका चार्ज, बराबर है, रिसीवेबल्स पे आपका चार्ज। तो कोई भी प्रॉपर्टी पे, कोई भी असेट पे, किसी भी अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी और बोथ, दोनों में कर लो, प्रॉपर्टी और असेट में भी कर लो या तो बिजनेस में भी कर लो, दोनों में भी कर लो या किसी एक में करो, चलेगा। क्या करोगे आप, क्रिएट करोगे इंटरेस्ट और लियन, या तो स्वार्थ क्रिएट करोगे या तो लियन क्रिएट करोगे, इसको बोला जाता है चार्ज, बड़े सिंपल शब्दों में।
अब नीचे एक बात लिखी हुई है, फॉर सिक्योरिटी। ये चार्ज क्यों क्रिएट कर रहे हो आप? फॉर सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स मॉर्गेज, इसके अंदर मॉर्गेज भी आएगा। तो अब मैं जो बोल रहा था ना कि चार्ज एक ब्रॉडर मीनिंग है, मैं आपको समझाता हूं, ये है उसका ब्रॉडर मीनिंग। इंक्लूड्स मॉर्गेज का मतलब क्या बताता हूं, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी के लिए मैं स्वार्थ क्रिएट कर रहा हूं, लीन क्रिएट कर रहा हूं किसी प्रॉपर्टी पे, असेट पे, अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी, काहे के लिए? सिक्योरिटी के लिए। कुछ पैसे लिए, उनको सिक्योरिटी दे रहा हूं, और इस चार्ज के अंदर मॉर्गेज भी आएगा, ऐसा डेफिनेशन में लिखा है। अब जैसे मैंने बताया था, चार्ज एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर इस निम्नलिखित प्रकार की चीजें आती है। पहला, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कोई सिक्योरिटी क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है मॉर्गेज। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो उसको बोलते हैं प्लेज। और एक आता है हाइपोथिकेशन। तीनों में डिफरेंस क्या समझेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको पता ही है, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इसके ऊपर जब भी आप चार्ज क्रिएट करोगे तो इसको शब्द दिया जाता है कि आपने मॉर्गेज किया है। आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब सिक्योरिटी पे दिया, इसको बोलते हैं मॉर्गेज किया है। जब भी आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करते हो उसको बोला जाता है कि आपने प्लेज किया। और एक होता है हाइपोथिकेशन, ये एक हाइब्रिड बोल सकते हो। प्लेज में क्या होता है, आप अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर गिरवी रख रहे हो तो सामने वाले को आपको अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन देना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गोल्ड चेन का, किसी से मैंने 50,000 रुपए उधारी ली, उसके बदले अपनी गोल्ड की चेन उसके पास रख दी, इसको प्लेज बोलेंगे। जहां पे मैंने अपनी गोल्ड की चेन उसके पोजीशन में दे दी, वो उसके पोजीशन में तब तक रहेगी जब तक मैं उसके पैसे को रीपे नहीं कर देता। पैसा रीपे कर दूंगा और अपनी गोल्ड की चेन वापस ले लूंगा, ये प्लेज खत्म हो जाएगा। एक हो गया मॉर्गेज। तीसरा आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में क्या होता है, जैसे कि मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ी मशीनरी लगनी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो प्रॉपर मेरी फैक्ट्री में आके फिट होगी, और वो मशीन की कीमत अराउंड 28 लाख रुपीस की है। मैं बैंक वालों को जाके बोलता हूं मुझे 28 लाख रुपए की मशीन चाहिए, ठीक है। बैंक वाले बोलते हैं सिक्योरिटी में क्या दोगे? मैं कहूंगा कि भाई यही जो मशीन है ना, यही सिक्योरिटी पे आप रख लेना, यानी कि कल को अगर मैं पे नहीं कर पाया, आप मशीन ही आपकी, आप बेच के इससे पैसे वसूल कर लेना। तो अब प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क क्या रहा? सर प्लेज में क्या हो रहा था, पोजीशन देना पड़ रहा था सर, जो बोरोवर था उसको पोजीशन देना पड़ रहा था लेंडर को। लेकिन हाइपोथिकेशन में ऐसा नहीं है। हाइपोथिकेशन में ऐसा है कि गुड्स बोरोवर के पास ही है, बोरोवर कंपनी के पास ही है गुड्स, वो मशीन उसके पास ही है, बट जो मशीन बोरोवर कंपनी के पास है उस पे चार्ज क्रिएटेड है लेंडर का, किसी बैंक का या किसी पर्सन का जिसने लेंड किया है मनी कंपनी को, उसका चार्ज है। इसको हम प्लेज ना बोलते हुए कहते हैं ये हाइपोथिकेशन है। बराबर है क्या? चलिए यहां तक की समझ में आ गई बातें। पर्पस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन नंबर 77 की। यहीं से अपना पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 77 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रूट है इस चैप्टर का, इसके बेसिस में बाकी के सारे सेक्शन रहेंगे। सेक्शन 77 ही है जो कंपनी की ड्यूटी बताता है कि कंपनी, तुम जब से सिक्योरिटी क्रिएट किए हो, बार बार मैं वर्ड सिक्योरिटी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा चार्ज क्रिएट किए हो, वहां से 30 डेज के अंदर आपको उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना है। ध्यान से सुनिएगा, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 77 है। इसके साथ रूल 3 और 4 और 6 साथ में लगते, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस। तो ये कंपनी की ड्यूटी है। कंपनी ने क्रिएट किया चार्ज बैंक के फेवर में, बैंक को हम चार्ज होल्डर बोलेंगे कीवर्ड में। बैंक ने उसके बदले क्या दिया है? लोन दिया है। जस्ट अ मोमेंट, बैंक ने उसके बदले लोन दिया। तो अब कंपनी की ड्यूटी है कि जब तुम चार्ज क्रिएट कर रहे हो, चाहे विद इन और आउटसाइड इंडिया करो, चाहे अपनी प्रॉपर्टी पे करो, वो टेंजेबल हो इनटेंजेबल हो, और वो प्रॉपर्टी भले इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, दैट डजंट मैटर। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरी कंपनी की एक ब्रांच है फॉरेन में, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल कॉर्पोरेशन, एक यूके में भी है, समझ लो, वहां पे भी हमारी लॉ की कोचिंग चलती है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। अब मेरी जो वो वाली ब्रांच है ना, वो वहां के ही किसी बैंक से लोन ले रही है और उसी ब्रांच में चार्ज क्रिएट कर रही है। बराबर है तो मेरी ब्रांच, तो अल्टीमेटली अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड वहां पे चार्ज क्रिएट कर रहा है। कहां पे? यूके के अंदर, विद इन
और आउटसाइड इंडिया, तुम विद इन इंडिया करो चाहे आउटसाइड इंडिया करो, चार्ज तो क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वहां पे तो कंपनीज एक्ट लगता नहीं है, अरे है तो तुम्हारी जो ब्रांच, तुम्हारी तो अल्टीमेटली अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ही उसकी ही प्रॉपर्टी तो चार्ज क्रिएट हो रही है। वो प्रॉपर्टी चाहे इंडिया पे सिचुएटेड हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, कंपनी तुम्हारी ड्यूटी है तुमको चार्ज रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जिसपे भी चार्ज क्रिएट किया अपनी प्रॉपर्टी पे किया, वो प्रॉपर्टी टेंजेबल हो इनटेंजेबल हो। टेंजेबल यानी कि जिसको आप देख सकते हो छू सकते हो, इनटेंजेबल का मतलब है जैसे सॉफ्टवेयर आपने कोई डेवलप किया तो आप उसको देख और छू नहीं सकते, आप उसके प्रोग्राम को फील कर सकते हो बस। तो किस पे भी चार्ज क्रिएट करो, ये कंपनी की ड्यूटी है कि आपको वो चार्ज को क्या करना है, रजिस्टर करना है। और वो चार्ज जब आप रजिस्टर करोगे वो साइंड होगा कंपनी के द्वारा भी और चार्ज होल्डर के द्वारा भी। यानी कि चार्ज होल्डर यानी कि जो व्यक्ति आपको लोन दे रहा है, जिसके फेवर पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। अब चार्ज जब आपको क्रिएट करना होता है तो इस चैप्टर के अंदर फॉर्म बताया CHG1, यानी कि आप लोन ले रहे हो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तो CHG1 आपको ROC को फाइल करना पड़ता है। एक परफॉर्मा होता है जिसमें कंपनी का नाम होता है, कंपनी कितना लोन ले रही है और उसके बदले कौन सी प्रॉपर्टी को एज अ चार्ज क्रिएट कर रही है, सब बात होती है। फॉर्म नंबर CHG9 कब यूज होता है, वो तब यूज होता है जब आप लोन ले रहे हो उसके बदले डिबेंचर इशू कर रहे हो डिबेंचर होल्डर को, तो उस वक्त में जब आप लोन ले रहे हो तो CHG1, जब आप डिबेंचर इशू करके पैसे लोन ले रहे हो तो CHG9 होगा। इसके अलावा जब भी आप ये फॉर्म भेजोगे उसके साथ आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज भेजना है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिसपे ये सारी बातें लिखी हुई है कि लोन के बदले हम ये सिक्योरिटी चार्ज पे दे रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करके साथ में देना है, किसको, रजिस्ट्रार को। यहां तक की बात ठीक है। अब जो आगे टाइमलाइंस लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझिएगा ध्यान से। यहां तक की चीजें तो समझ में आ गई आपको। अब अपने को बोल रहा है कि आपको जो चार्ज क्रिएट करना है, जो ड्यूटी है, उसकी कोई टाइमलाइन होगी। ऐसा तो नहीं कि आपने आज चार्ज क्रिएट किया साल भर बाद आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं। जब से आपने चार्ज क्रिएट किया है वहां से 30 डेज में, विद इन 30 डेज, जब से आपने चार्ज क्रिएट किया है वहां से 30 डेज के अंदर आपको ROC को अप्लाई करना है, ईदर इन CHG1 और CHG9, ठीक है। साथ में जो भी एक उनकी नॉर्मल फीस होती है ROC की, एक प्रिस्क्राइब फी होती है, वो फीस के साथ आपको चार्ज क्रिएट करना है। प्रश्न आता है कि सर मान लीजिए हमने वो 30 दिन में नहीं किया, नॉट रजिस्टर्ड, ROC को आप अप्लाई करो, ROC आपको अलाउ कर देगा। जब आप ROC को बताओगे कोई कारण, एक सफिशिएंट कॉज आप बताओगे कि भाई मैं रजिस्टर नहीं कर पाया 30 डेज में, ROC आपको अब बोलेगा कि ठीक है, जब से चार्ज क्रिएट किया वहां से 30 डेज में नहीं किया ना, ठीक है, आपका कॉस्ट सफिशिएंट है। अब चार्ज जहां से क्रिएट किया वहां से 60 डेज ले लो। 60 डेज ले लो का मतलब अगले आपको 30 दिन और मिल जाएंगे चार्ज क्रिएशन से ही, यानी कि नेक्स्ट 30 डेज मिल जाएंगे। यहां पे आपको और एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। मान लो आप 60 दिन में भी नहीं रजिस्टर कर रहे हो, तब क्या होगा, ROC के पास फिर पावर है, फिर आप उसको अप्लाई करोगे, ROC आपको और 60 डेज दे देगा, फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज। और यहां पे ROC आपसे अब चार्ज करेगा एडवोलोरम फीस। एडवोलोरम का फीस का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू मतलब अब ये देखा जाएगा कि आप कितने लोन अमाउंट के लिए चार्ज क्रिएट कर रहे हो, उस लोन अमाउंट के बेसिस पे कोई परसेंटेज लगेगा, इसको बोलते हैं एडवोलोरम। एक एक्स्ट्रा फीस लगेगी अच्छी खासी, तब आपका चार्ज रजिस्टर होगा। सर हमने ना एकदम अति कर दी। एकदम अति का मतलब क्या, पहले तो 30 दिन बोला था, तो 30 दिन नहीं हुआ, अगला 30 दिन और मिला, हो गए कितने, 60 दिन, वो भी नहीं हुआ तो और 60 दिन मिल गए सर, ये हो गया 120 डेज टोटल मिला के। यानी कि ROC के पास जो आपको एक्सटेंशन देने की पावर है वो अगर आप देखोगे तो 90 दिन की है। कैसे, 30 दिन तो लॉ मेकर ने आपको दे दिया, फिर बोला ROC को आप अप्लाई कर देना, अगर कभी दिक्कत होगा तो ROC आपको नेक्स्ट 30 डेज और दे देगा, फिर भी नहीं किए तो और नेक्स्ट 60 डेज दे देगा। तो 90 और 30 120 दिन में भी अगर आपने नहीं किया, फिर आपको जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको बोलते हैं कॉन्डोनेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से आप माफी मांगोगे कि भाई किसी कारणवश हमारे से नहीं हो पाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चेक करेगी कि भाई ये जो लापरवाही हुई है इससे किसी क्रेडिटर का या किसी मेंबर का नुकसान नहीं हुआ है, ये प्रीजुडिशियल टू द क्रेडिटर और मेंबर नहीं है, और सोचते समझने के बाद अगर उचित लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको
इसके बियॉन्ड का भी डे परमिट करेगी। कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को डायरेक्ट कर देगी कि भाई इनको इतना इतना समय और दे दो, और उनके डायरेक्शन में आरओसी आपको एक्स्ट्रा समय और दे देगा जितना डायरेक्शन उसको सीजी से मिला। तो ये जो बात लिखी है ना कि 120 दिन के बाद भी अगर आपको करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, ये 87 पे लिखा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है वो है CHG 8। तो 3 फॉर्म अपन ने पढ़ लिए, CHG 1, CHG 9 डिवेंचर वाले के लिए, और CHG 8 जब आपको 120 दिन भी क्रॉस हो जाते हैं उसके बाद जब रजिस्टर करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। आरओसी आपको जैसे ही आप चार्ज क्रिएट करोगे, आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा इन फॉर्म नंबर CHG 2, जो इस बात का सबूत होगा कि हाँ आपने जो चार्ज रजिस्टर किया है वो हमारे डेटाबेस में रजिस्टर हो चुका है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एक 77 हो गया, एक 78 भी पढ़ लेते। पहले मैं आपको पूरे सेक्शंस पढ़ा देता हूं, फिर उसके बेसिस पे पूरे केस लॉज एक साथ कर लेंगे, लिख भी लेंगे और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। 78 अपने को क्या बोलता है? 78 अपने को ये बोलता है कि मान लीजिए 77 में किसकी ड्यूटी बनाई? किसकी ड्यूटी थी कि आपको चार्ज रजिस्टर करना है? ये कंपनी की ड्यूटी थी। मान लीजिए कंपनी अपनी ड्यूटी नहीं पूरी करती है और निर्धारित समय में, प्रिस्क्राइब टाइम में चार्ज को रजिस्टर नहीं कर रही आरओसी से। सेक्शन 78 बोलता है जो चार्ज होल्डर है ना, उसको भी हम पावर देते हैं कि अगर कंपनी अपनी ड्यूटी नहीं निभाती तो तुम चाहो तो तुम भी चार्ज रजिस्टर कर सकते हो। प्राइमा फेसी पहली ड्यूटी किसकी है? कंपनी की ही है। बट किसी कारणवश अगर कंपनी खुद से चार्ज रजिस्टर नहीं करती है, देयर मे बी अ सफिशिएंट कॉस्ट, देयर मे बी अ नेग्लिजेंस, the non-registration of charge may be intentional, any reason may be there, okay, but वो कोई भी रीजन हो उससे चार्ज होल्डर का कोई नुकसान ना हो, इसलिए चार्ज होल्डर को भी पावर दिया गया है कि भाई कंपनी अगर नहीं कर रही तो कंपनी की ड्यूटी है, तो अगर कंपनी नहीं कर रही तो तुम अपना क्यों नुकसान कराओगे चार्ज होल्डर? तुम चाहो तो खुद चले जाना और चार्ज रजिस्टर करा लेना और सिक्योर हो जाना। नहीं तो क्या होगा? चार्ज अनसिक्योर्ड रहेगा। कल को कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी तो अनसिक्योर्ड चार्ज की उतनी महत्वता नहीं होती है जितनी महत्वता एक सिक्योर्ड लोन की होती है। बराबर है क्या? तो 78 जो है वो पावर देता है चार्ज होल्डर को टू गेट द चार्ज रजिस्टर अगर कंपनी फेल होती है एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 77। तो इसके क्या प्रोसीजर होंगे? चार्ज होल्डर जो है, जो बैंक होगा, वो अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज आरओसी को। अब आरओसी यहां पे एक पहला कार्य ये करेगी, वो नोटिस देगी कंपनी को कि भाई कंपनी आपकी ड्यूटी थी लेकिन आप शायद चार्ज रजिस्टर नहीं कर रहे हो, इसलिए चार्ज होल्डर ने हमको अप्लाई किया है। कंपनी को नोटिस जाएगा और कंपनी से बोलेंगे कि भाई आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, ये चार्ज होल्डर आया और ये कह रहा है कि भाई मैंने लोन दिया कंपनी को और कंपनी लोन चार्ज रजिस्टर नहीं कर रही है, तो आप रजिस्टर कीजिए। तो कंपनी से पूछेंगे कि भाई वाकई में आपने लोन लिया है और क्या फिर हम इस चार्ज को रजिस्टर कर दें? अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपत्ति बताइए। 14 दिन का टाइम देता है कंपनी, जब नोटिस देगा ना, आरओसी जब नोटिस देगा कंपनी को, तो कंपनी के पास 14 डेज का समय होता है कि रिप्लाई कर दे कि कोई आपत्ति है तो बता दे, या तो ये रिप्लाई कर दे कोई दिक्कत नहीं, उनके कहने पे आप रजिस्टर कर दो। आरओसी फिर रजिस्टर कर देगा विद इन 14 डेज। देखो ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, आरओसी कब रजिस्टर नहीं करेगा? आरओसी शैल नॉट अलाउ रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी कहती कि हम खुद ही कर लेंगे, भाई कुछ कारण हो गया था, हमारे पास काम ज्यादा आ गया था, कोविड के दौरान में भी हो सकता है कि जो कंप्लायंस ऑफिसर था उसको ऐसे कोई सिम्टम्स आ गए थे, या वर्कलोड बहुत ज्यादा था, या और भी एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती है कि वो अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे होंगे या कोई ट्रांजिशन पीरियड चल रहा होगा। वॉट एवर द रीजन में भी, एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। कंपनी अगर बोलती है कि भाई कुछ कारण था नहीं कर पाए थे, हम खुद ही कर लेंगे, तब, या कंपनी सफिशिएंट कॉस्ट शो कर देती है, मतलब दोनों का एक ही है। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है कि भाई इस कारण से नहीं हो पाया था, हम खुद कर लेंगे। तो इन दो परिस्थिति में आरओसी जो है चार्ज होल्डर के कहने पे चार्ज रजिस्टर नहीं करेगा कंपनी, क्योंकि फिर खुद ही चार्ज रजिस्टर करेगी। अब बात आती है कि भाई ड्यूटी तो थी कंपनी की चार्ज रजिस्टर करने की, लेकिन चार्ज रजिस्टर किसने कराया? चार्ज होल्डर ने। अब उसका जो पैसा गया है उसको रिम्बर्स तो कंपनी करेगी ना, क्योंकि ड्यूटी तो प्राइमा फेसी कंपनी की थी। तो वही लिखा है, चार्ज होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कंपनी अमाउंट ऑफ एनी फीस
और एडिशनल फीस पेड बाय हिम टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो भी 30 दिन का समय में तो नॉर्मल फीस लगती है, उसके बाद होगा तो आपको एडिशनल फीस लगती है, उसके बाद और 60 डेज चाहिए तो एड वैलोरम फीस लगती है। तो जो भी अमाउंट चार्ज होल्डर ने पे किया उसकी कोई दायित्व तो था नहीं, उसकी कोई ड्यूटी तो थी नहीं कि तुम रजिस्टर करोगे करके। तो इस सिचुएशन में कंपनी उसको रीइंबर्स करेगी कि लो भाई ड्यूटी हमारी थी, कराया आपने रजिस्टर, ये पैसे रख लो आप। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये 78 वाली बात हो गई। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 80 है। मैं पूरे सेक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, पूरे सेक्शन अगर आपको पढ़ना है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक रिवीजन लेक्चर की लिंक मिलेगी, पूरे सेक्शन आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मैं टोटल ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये, टोटल एग्जाम ओरिएंटेड, जो मुझे मेरे अनुभव से लग रहा है कि इन क्वेश्चंस के और इन सेक्शन के बेसिस में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, मैं वो करवा रहा हूं। अब डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? कभी भी किसी भी कंपनी के द्वारा आरओसी के पास अगर चार्ज रजिस्टर हो रहा है, आप मान के चलेंगे, आपने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ा होगा, आप मान के चलेंगे मतलब ये पब्लिक नोटिस हो जाएगा, एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो जाएगा कि हां भाई इस चार्ज की जानकारी सारी जनरल पब्लिक को मिल गई है, डीम्ड नोटिस माना जाएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो देखो लिखा हुआ है कभी भी जब चार्ज रजिस्टर होगा ना, डीम्ड एज नोटिस टू जनरल पब्लिक, ड्यूटी है जनरल पब्लिक की कि इंस्पेक्ट करो डिटेल्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि मैंने पहला चार्ज क्रिएट किया एचडीएफसी के ऊपर, अब मैं दूसरा चार्ज उसी बिल्डिंग में क्रिएट कर रहा हूं एसबीआई के फेवर से। अब मान लो चार्ज क्रिएट हो गया, एसबीआई को बाद में पता चला कि अरे ये तो ऑलरेडी एसबीआई को बाद में पता चला कि एचडीएफसी का तो फर्स्ट चार्ज है। अब एसबीआई कह रहा है कि कंपनी ने मेरे साथ कॉर्पोरेट फ्रॉड किया, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई हमने जो एचडीएफसी को जो चार्ज क्रिएट किया था वो हमने रजिस्टर करवा दिया था, वो हमने रजिस्टर करवा दिया था। अब रजिस्टर करवा दिया था तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप हमको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के पहले देख लो जाके, क्योंकि रजिस्टर हो गया मतलब एमसीए की वेबसाइट में कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। तो डीम्ड एज नोटिस टू जनरल, मान लिया जाएगा कि जनरल पब्लिक को नोटिस चला गया इस बात का, और मान लिया जाएगा कि एसबीआई ऑलरेडी अवेयर थी इस बात से कि ऑलरेडी एचडीएफसी का इसमें फर्स्ट चार्ज है, ऐसा मान लिया जाएगा। भले एसबीआई को पता हो चाहे ना पता हो, दैट डजंट मैटर, लेकिन मान लिया जाएगा। तो ये जनरल पब्लिक की ड्यूटी है, इंस्पेक्ट करो डिटेल्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी बिफोर एंटरिंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, सेक्शन नंबर 80 भी हमको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ के लेता हूं, हाँ जी जस्ट अ मोमेंट, ठीक है 82 भी एक बार मैं आपको समझा देता हूं। 82 कह रहा है कि मान लो भाई आपने लोन लिया, उसके बदले चार्ज क्रिएट किया, अब आप लोन पूरा रीपे कर दे रहे हो, सेटिस्फाई कर दे रहे हो, इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज संतुष्ट हो गया, यानी कि चार्ज जिस पर्पस के लिए क्रिएट किया था अब वो पर्पस पूरा हो गया। तो अगर आप देखोगे जब क्रिएट किया था तो भी फॉर्म था, जब इसको सेटिस्फाई कर रहे तो भी फॉर्म रहेगा। कंपनी इन्फॉर्म करेगी आरओसी को CHG 4 पे ऑफ पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इन फुल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम पेमेंट। जब से पूरा पेमेंट हो गया वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी अप्लाई करेगी आरओसी को, ठीक है, और आरओसी को बोलेगी कि भाई अब इस चार्ज को सेटिस्फाई कर दो। सेटिस्फाई करने का मतलब अब ये चार्ज खत्म। अब आरओसी की क्या ड्यूटी बनेगी, आरओसी सबसे पहले जो चार्ज होल्डर है ना, आरओसी चार्ज होल्डर को नोटिस भेजेगा कि भाई 14 दिन का समय है चार्ज होल्डर तुम्हारे पास, कंपनी ने हमको बोला कि चार्ज सेटिस्फाई हो गया, तुमको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, अगर है तो 14 दिन के अंदर हमको बता दो। ठीक है, वो पूछेगी वाई शुड नॉट बी रजिस्टर्ड, आरओसी पूछेगा चार्ज होल्डर से कि मैं क्यों ना रजिस्टर करूं, कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरे को बता दो। अगर मान लो कोई दिक्कत परेशानी कंपनी बताती है, देखो इफ एनी शो कॉज इज शोन, और कंपनी बोलती कि नहीं मत रजिस्टर करो, ये सेम कम्युनिकेशन आरओसी इन्फॉर्म कर देगा कंपनी को। अब मान लीजिए अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं चार्ज होल्डर को, तो आरओसी फॉर्म नंबर CHG 5 में, जैसे CHG 2 पे वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का सर्टिफिकेट दे रहा था आरओसी, CHG 5 में वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन का आपको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है जी, अब
ये वाला जो पोर्शन है ना बेटा, ये बहुत 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 समझने लायक है। आरओसी जो चार्ज होल्डर को नोटिस भेजता है ना कि भाई मेरे को कंपनी के द्वारा सेटिस्फेक्शन के लिए एप्लीकेशन आया है, 14 दिन का आपके पास समय है, बताइए क्या करूं। ये नोटिस आरओसी को भेजने की जरूरत नहीं है। कब नहीं भेजना है? जब जो चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन दिया है ना सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का CHG 4 पे, CHG 4 पे, CHG 4 पे जो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए एप्लीकेशन दिया है ना, इस CHG 4 पे कंपनी के साइन तो है ही, कंपनी के साइन तो है ही, साथ साथ में चार्ज होल्डर के भी साइन है, साथ साथ में चार्ज होल्डर के भी साइन है। यानी कि जब ये एप्लीकेशन हो रहा है तो चार्ज होल्डर बाय डिफॉल्ट साइन करके अपनी सहमति दे ही रहा है। तो जब चार्ज होल्डर का साइन दिख रहा है तो फिर आरओसी को अलग से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। इंटीमेशन इन CHG 4, इफ इंटीमेशन इन CHG 4 इज साइंड बाय द होल्डर ऑफ चार्ज, उसका साइन है वो CHG 4 में, तो नोटिस भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सर मान लीजिए 30 डेज में हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, 30 डेज में हमने चार्ज क्रिएट नहीं किया, यानी कि 30 क्रिएट बोल रहा हूं, सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई नहीं किया। जब से आपने पूरा पेमेंट कर दिया वहां से 30 डेज के अंदर सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई करना होता है। मान लो अप्लाई नहीं किया, आरओसी को आप अप्लाई कर दो, सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दो, आरओसी आपको विद इन 300 डेज का टाइम दे देगा। यानी कि 30 डेज तो नॉर्मल है, कहां से? सेटिस्फेक्शन से। जस्ट अ मोमेंट, 30 डेज तो नॉर्मल है, कहां से? सेटिस्फेक्शन से। ठीक है, ये यहां से 30 डेज नॉर्मल है सेटिस्फेक्शन से। अब आरओसी को आप अप्लाई कर दोगे तो आपको आरओसी 270 डेज तक एक्स्ट्रा दे सकता है। ऐसा नहीं कि 270 डेज ही एक्स्ट्रा दे देगा, उसके पास पावर है एडिशनल 270 डेज देने की। तो इन टोटल ये आता है 300 डेज। इसको आप 330 दिन ना गिनिएगा, ये टोटल 300 दिन है। विद इन 300 डेज ऑफ पेमेंट लिखा है, तो 30 दिन नॉर्मली मिल रहा है, आपको एडिशनल 270 डेज तक आरओसी एक्सटेंशन दे सकता है। जरूरी नहीं कि पूरा 270 ही मिलेगा। ठीक है सर, समझो। अब बात को ध्यान से समझना। सेक्शन 83 जो है इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। 82 पे अपने को बोला कि भाई कंपनी को 30 डेज के अंदर CHG 4 पे आरओसी को अप्लाई करना है सेटिस्फेक्शन के लिए। अब 83 में बोलते हैं, मान लीजिए कि पूरा का पूरा पैसा पे हो चुका है, कंपनी ने जो सिक्योरिटी क्रिएट की थी अपने किसी प्रॉपर्टी पे, किसी असेट पे, उसके बदले पूरा पैसा लेंडर को मिल चुका है, चार्ज होल्डर को मिल चुका है, पूरा पैसा पे हो गया है। लेकिन अभी भी सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया है, कंपनी ने अप्लाई नहीं किया है। तो यहां पे सेक्शन 83 में आरओसी के पास पावर है कि वो एंट्रीज कर सकता है सेटिस्फेक्शन और रिलीज कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। यानी कि उस प्रॉपर्टी को जिस पे चार्ज क्रिएट हुआ था, उस प्रॉपर्टी को अपने आप ही रिलीज कर सकता है आरओसी, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी डेट लिए थे, उधारी ली थी कंपनी ने, वो पूरा का पूरा पेड और सेटिस्फाई हो गया। जो भी प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज क्रिएट किया था हैज बीन रिलीज फ्रॉम चार्ज। यानी कि अब चार्ज होल्डर का कोई भी स्वार्थ और लीन अब उसमें नहीं है, चार्ज होल्डर ने भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। अब उसका कोई स्वार्थ नहीं बचा हुआ है क्योंकि पैसा पूरा पे हो गया है, या तो पूरे में या तो आधे में। ठीक है, अगर आरओसी को यह संतुष्टि हो जाती है तो वो इंटर कर देगा इन द रजिस्टर पर्टिकुलर्स ऑफ सच सेटिस्फेक्शन और पार्टीज को इन्फॉर्म कर देगा, खुद जब रजिस्टर करेगा सेटिस्फेक्शन वहां से 30 दिन में। अब आप बोलोगे सर ये कहां पे यूज होगा, तो ये कहां पे यूज होगा, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी जब मैं वो आपको बताऊंगा ना, तो आपको इसकी और कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा केस है। बट अभी फिलहाल मेरे को पूरा प्रोविजन खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ऐसी सिचुएशन में कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और कब आरओसी अपने इस पावर को इस्तेमाल करेगा 83 का। बस 15-20 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है जी, 84 फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, 85 नहीं पढ़ेंगे, 86 में पैनल प्रोविजन है, 87 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज रजिस्टर करना है कब, 30 डेज में,
30 डेज में नहीं करते हो, आरओसी को अप्लाई करो, एडिशनल फीस लेगा और एक्स्ट्रा 30 डेज दे देगा। तब भी नहीं कर पाते हो, फिर आपको आरओसी को एड वैलोरम फीस देनी पड़ेगी और 60 डेज मिल जाएगा। तो इन टोटलिटी एडिशनल फीस और एड वैलोरम फीस करके आप 120 दिन तक स्ट्रेच कर सकते। उसके बाद भी अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं कर रही है या चार्ज में कोई मॉडिफिकेशन आता है तो भी आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कि पहले आपने 50 लाख का लोन लिया था, अब आपने 25 लाख का और लोन लिया, ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ। मॉडिफिकेशन के ऊपर भी आपको चार्ज, वापस से चार्ज का एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो अब बात को ध्यान से समझना, रेक्टिफिकेशन यानी कि 120 दिन भी हो गए फिर भी कंपनी चार्ज क्रिएट नहीं कर पाई है किसी कारण की वजह से। अब कंपनी के पास एक ही सहारा है, वो फॉर्म नंबर CHG 8 में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करे और उससे माफी मांगे, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले करने के लिए मुझे माफ कर दो, इससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, एक्सीडेंटल हो गया या कोई नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, लेकिन इससे कोई भी क्रेडिटर और शेयर होल्डर को नुकसान नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती कि ठीक है भाई ये एक्सीडेंटल था, गलती से हो गया, लापरवाही तो की थी, इन एडवर्टेंस तो था, लेकिन किसी भी क्रेडिटर या शेयर होल्डर को कोई प्रिजुडिशियलनेस यानी कि कोई हार्म नहीं पहुंचा, इस बेसिस पे संतुष्ट होके आरओसी सीजी जो है वो डायरेक्ट कर देगा किसको, डायरेक्ट एट द टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ पर्टिकुलर्स और फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और फॉर गिविंग इंटीमेशन, यानी कि इस पे सब चीज आएगी। भाई आपको पर्टिकुलर्स फाइल करने होते चार्ज के, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता और फॉर गिविंग इंटीमेशन फॉर सेटिस्फेक्शन, यानी कि देखो सेटिस्फेक्शन के लिए अपने को 30 दिन था, 30 दिन नहीं हुआ तो 270 दिन और मिलता है, 300 दिन के बाद आप जा रहे हो सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आरओसी तो करेगा नहीं, आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, आप इंटीमेट करोगे, 300 दिन बाद जब कर रहे हो तब आप इंटीमेट करोगे, तो लेकिन इंटीमेट डायरेक्ट नहीं करोगे 300 बाद, पहले आपको 87 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा टाइम देगी, ठीक है, आरओसी को भी डायरेक्ट करेगी, उसके बाद आपका 300 दिन बाद सेटिस्फैक्शन रजिस्टर होगा, और अगर आप क्रिएट कर रहे हो 120 दिन हो गए तो 120 दिन के बाद उसके डायरेक्शन के बाद होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के बाद ऑफ चार्ज शैल बी एक्सटेंडेड, तो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आया? कुछ मिसलेनियस इस पे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से समझना। फिर एक लास्ट मेरे को आपको बात बतानी, फिर सीधा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, कि भाई जो कागजी कार्यवाही पे, जिस पे कागज पे आपने चार्ज क्रिएट किया है, एफिडेविट लगा होगा, स्टाम्प पेपर लगा होगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा कि हाँ सब चीज अप टू द मार्क है, उसको वेरीफाई कौन करेगा? तो बोले अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है कंपनी की, तो कंपनी की कॉमन सील लगेगी, उससे वेरीफाई हो जाएगा, अगर कॉमन सील है तो, क्योंकि कॉमन सील ऑप्शनल है। या तो डायरेक्टर और CS ऑफ कंपनी साइन कर देंगे, मतलब या तो डायरेक्टर साइन कर दे या तो CS साइन कर दे, या तो चार्ज होल्डर के द्वारा अगर कोई पर्सन ऑथराइज्ड है वेरीफाई करने के लिए, कोई एडवोकेट होगा, कोई उसका कंप्लायंस ऑफिसर होगा, वो भी साइन कर देगा, तो माना जाएगा कि वो जिस कागजी कार्यवाही से चार्ज क्रिएट कर रहा है वो कागजी कार्यवाही वेरीफाइड है। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो डायरेक्टर साइन कर दे या तो CS साइन कर दे, या तो चार्ज होल्डर के द्वारा कोई अगर ऑथराइज पर्सन है तो वो साइन कर दे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, पहले क्या होता था और अब क्या होता है, इसको आराम से समझना। हो सकता है आपके मॉड्यूल पे, यहां पे जहां पे मैंने 2019 लिखा हुआ है वो 2018 लिखा हो, मॉड्यूल में भी वो क्लरिकल एरर हो गया हो जो करेक्ट अभी तक नहीं हो पाया हो। अगर आप MCA की वेबसाइट में जाके प्रॉपर बेयर एक्ट देखेंगे तो यहां पे वही डेट लिखी हुई है जो मैंने यहां पे लिखी हुई है, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 का ही ईयर मिलेगा, तो यही डेट आपको वहां पे मिलेगी और यही डेट अभी अपने को पढ़नी है। पहले क्या होता था सेक्शन 77 पे, जहां पे अपने को क्या टाइमलाइन बताई है कि 30 दिन नॉर्मल, और ज्यादा चाहिए तो एडिशनल फीस देके आप 30 दिन और ले लो, और ज्यादा चाहिए तो एड वैलोरम फीस पे करके 60 डेज और ले लो। ठीक है, पहले क्या होता था पता है क्या आपको, 30 डेज में आपको नॉर्मल फीस लगती थी, और नॉर्मल फीस में नहीं कर पाओ तो सीधा आपको
270 डेज मिलते थे एडिशनल फी पे कर दो, और उसके बाद नहीं होता था तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे। यानी कि जो अभी टाइमलाइन चल रही है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज के लिए कि भाई 30 दिन नॉर्मल फीस के साथ, वो भी नहीं हो रहा है तो एडिशनल फीस दो तो 270 दिन मिल जाएगा। यही टाइमलाइन पहले क्रिएशन के लिए भी थी, अभी नहीं है। अभी के लिए तो वो है 30 + 30 + 60, लेकिन पहले था 30 + 270 देन सीजी। तो अभी क्या है 30 + 30 + 60 देन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था 30 + 270 देन सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही चीज अभी करेंटली चल रही है टाइमलाइन में सेटिस्फेक्शन के लिए, कि आपको सेटिस्फेक्शन के लिए नॉर्मली 30 दिन मिलते हैं, वो नहीं कर पाए तो एडिशनल 270 दिन और मिल जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कॉन्डोनेशन के लिए जा सकते हो। तो अभी जो सेटिस्फेक्शन की टाइमलाइन है ना, वही पहले क्रिएशन के लिए थी, लेकिन क्रिएशन के लिए आज वो नहीं, आज 30 + 30 + 60 है। ठीक है सर, समझा। अब क्या हो गया, अब ना ऑर्डिनेंस आया था जब 12 जनवरी 2019 को ऑर्डिनेंस आया था, जिस ऑर्डिनेंस में यह बोला था कि अब जब आप क्रिएशन ऑफ चार्ज करोगे तो 30 डेज मिलेंगे नॉर्मल फीस के साथ, नहीं हुआ आरओसी को एडिशनल फीस दो तो 30 डेज का और एक्सटेंशन मिलेगा, फिर भी नहीं हुआ एड वैलोरम फीस दो, आपको 60 डेज का और एक्सटेंशन मिल जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा, ये ऑर्डिनेंस तो बता दिया 30 + 30 + 60। अब पॉइंट ये है, ये ऑर्डिनेंस आने के पहले 12 जनवरी 2019 ऑर्डिनेंस आने के पहले अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है, बराबर, अगर कोई चार्ज क्रिएट हुआ है उसके लिए क्या टाइम है, क्योंकि पहले जो चार्ज क्रिएट होता था उसके लिए मैक्स 300 दिन मिलते थे, जो लिखा हुआ है 30 + 270। फिर आपने 12 जनवरी से आया ऑर्डिनेंस और बोला 30 + 30 + 60 मिलेगा। तो मान लीजिए कोई चार्ज 10 जनवरी को क्रिएट हुआ है, तो हम उस 10 जनवरी से 300 दिन का टाइमलाइन ले, कि उस 10 जनवरी से 120 दिन वाला टाइमलाइन ले। तो उसकी क्लैरिटी के लिए अपने को कुछ बातें नीचे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। बोले अगर चार्ज मान लो क्रिएट हुआ है बिफोर 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी 2019 को ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट आया था, ठीक है, आपको चार्ज रजिस्टर करना है विद इन 30 डेज नॉर्मल फीस के साथ, और अगर नहीं तो आपको विद इन 300 डेज मिल जाता है। फिर भी नहीं कर रहे हो तो बोलता है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, ये जो आया था ना वहां से, तो दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक रजिस्टर करा लेना। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल समझो तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझेगा, ध्यान दो। जैसे कि मान लो चार्ज क्रिएट हुआ 10 जनवरी 2019, क्या 12 जनवरी के पहले क्रिएट हुआ चार्ज? हाँ। ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट जो आया 30 + 30 + 60 का, वो 12 जनवरी को आया। अब उसके पहले अगर चार्ज क्रिएट किए हो तो क्या होगा, तो बोले जब से चार्ज क्रिएट किए हो वहां से 300 दिन, तो वहां से 300 दिन आता है 6 नवंबर 2019, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द ऑर्डिनेंस, यानी कि 12 जनवरी से 6 महीने, दोनों में से जो भी पहले है तब आपको चार्ज रजिस्टर करा लेना। तो पहले क्या आ रहा है 11 जुलाई 2019, तो इस दिन तक आपका चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए जो आपने 12 जनवरी के पहले यानी कि 10 जनवरी को क्रिएट किया था। दूसरा, मान लो आपने 10 जून 2018 को क्रिएट किया था, यह भी पहले है। अब इससे 300 दिन गिनो तो 6 अप्रैल 2019 आता है, और 6 महीने ऑर्डिनेंस से गिनो तो 11 जुलाई आता है। तो दोनों में से क्या पहले आ रहा है, तो 6 अप्रैल आ रहा है, तो 6 अप्रैल तक आपका ये वाला चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए, बराबर है क्या? तो ये तब की बात है अगर कोई चार्ज पहले रजिस्टर हुआ है 12 जनवरी के पहले, ऑर्डिनेंस आने के पहले, तो ये टाइमलाइंस आपको फॉलो करनी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। और यहां पे अपने जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हो गए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने सिर्फ सेक्शन कराया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराना बाकी है। रजिस्टर ऑफ ड्यूटी हो गया, एप्लीकेशन हो गया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस 78 में, तो 77 हो गया, 78 हो गया, 83 हो गया पावर ऑफ रजिस्ट्रार कि आरओसी खुद भी चार्ज रजिस्टर कर सकता है अगर वो संतुष्ट हो जाए कि भाई हाँ इसका डेट का पूरा पैसा पे हो गया और ये प्रॉपर्टी रिलीज हो चुकी है।
डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज यानी कि सेक्शन 80 डीम्ड नोटिस माना जाएगा। 87 पढ़ लिया और हमने एक सेक्शन और एडिशनल पढ़ा जो आपको मैंने जस्ट बताया था, जस्ट अ मोमेंट, 82 कि कंपनी को सीएचजी 4 में अप्लाई करना पड़ता है, काहे के लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस पे कराऊंगा, ध्यान से समझना। मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाला हूं सबसे पहले 77 के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं 78 के अंदर भी, 80 के अंदर भी, 87 भी साथ में मिक्स हो जाएगा और पावर ऑफ रजिस्ट्रार के ऊपर भी। तो 83 को समझने के लिए हमको 82 समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको ये 82 भी पढ़ा के लिए। आइए मूव ऑन करते हैं अपने प्रैक्टिकल केस स्टडीज में। एक आधी क्वेश्चन मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा कि कैसे लिखना है, कीवर्ड क्या होते हैं, और बाकी के मैं आपको क्रक्स आंसर लिखवा के पूरा इसकी नस पकड़वा के चैप्टर को कंक्लूड करूंगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मूव ऑन करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्वेश्चन है जिसपे आपको दिख रहा होगा, एक कंपनी है रोज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अप्लाई किया एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन लेने के लिए। तो 2 लोन इनने लिए हैं। सिक्योरिटी में इनने अपने स्टॉक और अकाउंट रिसीवेबल्स को रखा हुआ है, यानी कि जो भी स्टॉक इन ट्रेड होगा इनके पास, जो आप बोल सकते हो कि फिनिश गुड्स का स्टॉक इन ट्रेड होगा या रॉ मटेरियल का होगा, उसको सिक्योरिटी पे रखा है। और उसके बदले एक लोन लिया है 30 लाख रुपीस का वर्किंग कैपिटल लोन, और दूसरा लोन जो लिया है वो लिया है 5 लाख रुपए का। अब ये वाला जो लोन है इसके लिए तो ये वाली सिक्योरिटी है। अब जो दूसरा लोन है 5 लाख का, जिसको हम बोलते हैं एडहॉक ओवरड्राफ्ट। एडहॉक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो रोज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक में 10 लाख रुपए ही अभी, या 10 लाख से भी कम है, लेकिन बैंक उनको ओवरड्राफ्ट यानी कि जितना बैंक में पैसा है नहीं उससे ज्यादा आपको लोन पे दे रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखते हुए। आपको मान लो बैंक ने 20 लाख रुपए दे दी और बैंक के खाते में 10 लाख, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो 5 लाख रुपए उन्होंने एक एडहॉक ओवरड्राफ्ट लिया ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ डायरेक्टर। तो यहां पे पर्सनल गारंटी है डायरेक्टर की 5 लाख रुपए के लिए, और 30 लाख रुपए के लिए स्टॉक और अकाउंट रिसीवेबल को सिक्योरिटी पे रखा हुआ है। अब पूछा जा रहा है कि क्या कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज फॉर बोथ द लोन्स, दोनों ही लोन्स के लिए कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा क्या, ये पूछा जा रहा है आपसे। इसके लिए भी और उसके लिए भी ये सोचिएगा आप कि क्या दोनों के लिए चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम। भाई मान लो 30 डेज में नहीं कर रहे तो आप कैसे कर सकते हो, तो भाई एडिशनल आपको मिल जाएंगे 30 दिन, एडिशनल फीस दो। तब और चाहिए और 60 डेज मिल जाएंगे, एड वैलोरम फीस दो, सफिशिएंट कॉस्ट बताना पड़ेगा। लास्टली अपने को बोल रहा है प्रोसीजर बताओ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ अबाउ चार्जेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। तो पहले बोला प्रोविजन बताओ, चलो प्रोविजन बता दी, अब कैसे प्रोसीजर रहेगा वो बताओ ऑफ इट्स क्रिएशन। एक एक करके आते। सबसे पहली बात है कि क्या कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज फॉर बोथ द लोन्स। मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ इसके लिए चार्ज क्रिएट होगा, दैट इज 30 डेज, और इसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी वेदर सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। भाई चार्ज उस पे क्रिएट करो ना जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, जो स्टॉक है, बराबर है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। अकाउंट्स रिसीवेबल्स ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, इस पे आप चार्ज क्रिएट करो ना। पर्सनल गारंटी कोई असेट थोड़ी है, पर्सनल गारंटी कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है कंपनी की, वो तो पर्सनल गारंटी डायरेक्टर की है। आइए प्रोविजन से रूबरू करवाता हूं एक बार। तो यहां पे अपने को क्या बोला, क्रिएटिंग अ चार्ज विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी टेंजेबल हो इंटेंजेबल हो चलेगा, सिचुएटेड इन इंडिया हो और आउटसाइड इंडिया हो चलेगा, तब आपको चार्ज रजिस्टर करना है। पर्सनल गारंटी में थोड़ी चार्ज होता है, पर्सनल गारंटी में चार्ज थोड़ी क्रिएट होगा, चार्ज तो क्रिएट होगा प्रॉपर्टी और एसेट में। एक बार देखो, आपको मैं बेयर लैंग्वेज भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। So it shall be duty of the company creating a charge within India or outside India on its property. So duty of every company क्रिएटिंग अ चार्ज, किस पे चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो ये हर कंपनी की ड्यूटी रहेगी जो चार्ज क्रिएट कर रही है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर,
अपनी प्रॉपर्टी में या असेट्स में ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, चाहे वो टेंजेबल हो या अदरवाइज हो, एंड सिचुएटेड इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स। तो ये जो ड्यूटी है ये कब है? ड्यूटी रजिस्टर करने की कब है? ड्यूटी रजिस्टर करने की कब है? जब आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो। लेकिन किस पे क्रिएट कर रहे हो? प्रॉपर्टी पे कर रहे हो या असेट पे कर रहे हो? अपने किसी बिजनेस में कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर्टी में करो, कंपनी के असेट में करो, कंपनी के बिजनेस में करो। कंपनी के बिजनेस, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का असेट, और असेट टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, इंडिया में हो बाहर हो, अगर इसमें चार्ज क्रिएट कर रहे हो, नंबर 1 प्रॉपर्टी और असेट, नंबर 2 बिजनेस में, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, नंबर 3, और अब ये 3 पूरे होंगे कि भाई आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो प्रॉपर्टी में, असेट पे, या तो बिजनेस पे, टेंजेबल हो इनटेंजेबल हो, इंडिया में हो इंडिया के बाहर हो, और इसको रजिस्टर करना है, तब ड्यूटी बनेगी, ड्यूटी टू रजिस्टर। कहीं पे भी लिखा कि पर्सनल गारंटी जब डायरेक्टर देगा उसको भी रजिस्टर करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई दोनों को कराना पड़ेगा? नहीं, पहले वाले को कराना है, दूसरे को नहीं कराना है। प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सटेंशन बातों बातों में डिस्कस हो गया। प्रोसीजर क्या रहेगा? आपको आरओसी को अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त आपको सफिशिएंट कॉस्ट शो करना है, डिक्लेरेशन दोगे आपके, देखो कोई कारण था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो संतुष्ट होगा तो आपको एडिशनल आपको डेज मिल जाएंगे। आइए इसका क्रक्स आंसर लिख लेते हैं। इसका मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है जस्ट आगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको मैं पूरा लिखवा के लूंगा। फुल स्क्रीन कर लेते हैं और लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, अगर आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले जो आप लिखोगे वो आप डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन ऑफ चार्ज। मैं चार्ज की डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप लिखेंगे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज का आपको डेफिनेशन ऑफ चार्ज लिखना है। दूसरा, इसके बाद आप बताओगे कि भाई कंपनी जब लोन लेती है, ठीक है, और प्रॉपर्टी पे क्रिएट करती है चार्ज, तो अपने को क्या करना पड़ता है? उस चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप अपनी रीजनिंग देने के बाद लिखेंगे, मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, रोज प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ चार्ज on such property or asset in favor of the lender hence for rupees 30 lakhs working capital loan it is required to create a charge on it। ठीक है जी, आगे बढ़ के लेते हैं। अब अपने पास दूसरा क्वेश्चन था कि भाई प्रोविजन क्या है, अगर अपने को एक्सटेंशन चाहिए तो प्रोविजन क्या है। ठीक है, तो प्रोविजन का मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, सेक्शन 77 रहेगा, लेकिन मैं पूरा पूरा सेक्शन नहीं लिख रहा हूं कि भाई अगर 30 दिन में नहीं होता तो ऐसा ऐसा होगा। मैं सीधा क्रक्स आपको लिखवा रहा हूं, आप भी साथ साथ में क्रक्स लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। मैं आपको ये हिंट आंसर लिखवा रहा हूं। ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी ROC may allow registration to be made within a period of 60 days, within a period of 60 days।
ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ठीक है जी। फिर अपने को पूछा कि प्रोसीजर बताओ, प्रोसीजर क्या रहेगा। तो प्रोसीजर के लिए भी मैं आपको हिंट लिखवा देता हूं। एप्लीकेशन करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा, आरओसी को करना पड़ेगा एप्लीकेशन, और इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन से आप सपोर्ट करोगे फ्रॉम द कंपनी, signed by its company secretary or a director, that such delay shall not adversely affect the right of any other creditors of the company। ठीक है जी। एक और इंपॉर्टेंट बात बस लिखवाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आरओसी मस्ट सेटिस्फाई, आरओसी सेटिस्फाई होगा that there was sufficient cause आरओसी सेटिस्फाई होगा कि हाँ भाई सफिशिएंट कॉज था वहां पे। only then he will allow registration of charge within the extended time लास्ट बात, फर्दर रिक्विसिट एडिशनल फीस, क्योंकि जितना आप टाइम पीरियड बढ़ाओगे वो लिक्विसिट एडिशनल फीस के अंदर आ रहा है या एड वैलोरम फीस के अंदर आ रहा है। जो भी एप्लीकेबल होगा वो भी पे करना पड़ेगा। एज एप्लीकेबल मस्ट ऑल्सो बी पेड। ठीक है जी। तो ये क्रक्स आंसर था। इसके कुछ कीवर्ड मैं आपको मार्क करा देता हूं भाई, ये तो आपको याद रहना चाहिए। डेफिनेशन किस तरह दी हुई है, ठीक है जी, ये याद रहना चाहिए। अब कीवर्ड इस पे एज सच तो कोई नहीं, सारे जनरल लैंग्वेज जिसमें लिखा है कि ऑन एप्लीकेशन बाय कंपनी आरओसी में अलाउ रजिस्ट्रेशन। हाँ, सपोर्टेड बाय अ डिक्लेरेशन, ये याद रखना एक डिक्लेरेशन होगा कि भाई जो डिले है वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रहा है राइट्स ऑफ द अदर क्रेडिटर। ठीक है जी, ये हो गया अपना यहां पे। अब आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आगे काफी सारे, ये वाले क्वेश्चन को तो मैं नहीं लिखवाऊंगा पूरा, एक क्वेश्चन जो है ये वाले को मैं पूरा लिखवाऊंगा क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पूरा टाइमलाइंस के ऊपर एक बार कर लोगे, लिखवा दूंगा, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, मूनलाइट लिमिटेड। अब मूनलाइट लिमिटेड का एक स्टैब्लिशमेंट है यूएसए पे, खुद तो इंडिया की है, एक स्टैब्लिशमेंट यानी कि यूएसए में भी एक बिजनेस है। ठीक है जी। अब क्या होता है, ये वहां पे किसी फॉरेन पर्सन से लोन ऑब्टेन करते हैं, कहां पे, यूएसए में ही। जो इनका स्टैब्लिशमेंट यूएसए में है मूनलाइट लिमिटेड का,
तो उसी स्टैब्लिशमेंट में लोन ऑब्टेन होता है फॉरेन से ही, और चार्ज क्रिएट करते हैं उस फॉरेन स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, यानी कि उसी बिजनेस पे चार्ज क्रिएट करते हैं। अब कंपनी को ना आरओसी से नोटिस आता है, कंपनी को आरओसी से नोटिस आता है, वहां पे चार्ज क्रिएट हो जाता है। जब नोटिस आता है फॉर नॉट फाइलिंग पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज ऑन प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, रजिस्टर नहीं किए बोले तुमने चार्ज, तुमने यूएसए पे एक चार्ज क्रिएट किया, उसका पर्टिकुलर्स नहीं फाइल किया, रजिस्टर नहीं किया। अब मूनलाइन लिमिटेड रिप्लाई कर रही है, भैया हमारी ड्यूटी नहीं है, अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है ना तो ये हमारी ड्यूटी नहीं है बोले चार्ज क्रिएट करने की, पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज फाइल करने की। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? मेरे ख्याल से अगर आपने सही तरीके से डेफिनेशन पढ़ा होगा तो आप एग्री नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। ड्यूटी है कंपनी की टू रजिस्टर चार्ज। अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो इंडिया में चाहे आउटसाइड इंडिया में, चाहे प्रॉपर्टी में करो, चाहे टेंजेबल हो, चाहे अदरवाइज हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, डजंट मैटर, कहीं पे भी चार्ज क्रिएट करो, आपकी प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, ये कंपनी की ही ड्यूटी है कि आपको उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन होगा पर्टिकुलर्स फाइल करने के बाद। तो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फुल स्क्रीन कर देता हूं, इसका आंसर लिख लेते हैं। सो लिखिएगा दोस्तों, जस्ट अ मोमेंट। क्रक्स आंसर ही लिखवा रहा हूं, पूरा लिखवाऊंगा अगले वाले क्वेश्चन को, ठीक है? लिखिएगा, क्रक्स आंसर है चार्ज may be created within India or outside India also the subject matter of the charge that is property or asset or any of the company's undertakings may be situated within India or outside India। सो क्या बोला है भाइयों बहनों कि चार्ज मे बी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ऑल्सो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो प्रॉपर्टी हो गई, एसेट हो गई, वो भी सिचुएटेड विद इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, वो भी चलेगा, वो आपको क्रिएट, आप इस पे भी कर सकते हो चार्ज, उस पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। हेंस the stand taken by Moonlight Limited not to register the particulars of charge created on the asset created on the assets located outside India is not correct, is not correct, ठीक है जी। क्योंकि आप चार्ज, आपका प्रॉपर्टी इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया है, आप चार्ज इंडिया में क्रिएट कर रहे हो चाहे आउटसाइड में क्रिएट कर रहे हो, दैट डजंट मैटर, आपकी ड्यूटी है, आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा है, इसको मैं पूरा लिखवा के भी लूंगा,
मजेदार क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बोला है। देखो, क्रिश लिमिटेड एक कंपनी है, एक चार्ज क्रिएट किया है ऑन इट्स असेट 2 फरवरी 2021 को, ठीक है जी। अब बोला है 15 मार्च 2021 को, 21 को नहीं तक, टिल 15 मार्च 2021, तो 15 मार्च 2021 तक कंपनी ने इस चार्ज को रजिस्टर नहीं किया, जो कि चार्ज इनने क्रिएट किया था 2 फरवरी को। अब वो आपसे पूछ रही है प्रोसीजर बताओ टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड, क्योंकि लेट हो गए। कैसे लेट हुए समझना, 2 फरवरी को अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो वहां से 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन, तो जब से चार्ज क्रिएट हुआ फ्रॉम वाली डेट को हटाएंगे, तो 2 वाली फरवरी को डेट को हटा दो, फरवरी में होते हैं 28 दिन, बचेंगे 26 दिन और, तो 26 दिन और चले गए। अब मार्च का 1 2 3 4, यानी कि 30 डेज 4 मार्च तक होगा, तो 4 मार्च तक तो किया ही नहीं आपने। उन्होंने बोला कि 15 मार्च तक उनने चार्ज रजिस्टर, वो 4 मार्च की डेट निकल चुकी है, यानी कि जो नॉर्मल 30 डेज होता है वो निकल चुका है। अब 15 मार्च को उसको रियलाइज हो रहा है कि अरे करना था, बताओ क्या प्रोसीजर। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, मान लो कंपनी को रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक 15 तारीख को नहीं, 27 मई को रियलाइज होता है कि अरे बाप रे, हमने तो अभी तक चार्ज नहीं किया, तो क्या अभी भी चार्ज रजिस्टर हो सकता है? तो अब अपने को यहां पे डेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप समझोगे तो डेट्स कैसे कैलकुलेट होगी, एक डेट तो कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद बोल रहा है कि मान लो 27 मई को रियलाइज हो रहा है, तो अगर तुम देखोगे तो अपने पास 60 दिन का वक्त होता है। पहले पहले 30 दिन मिला, फिर एडिशनल फीस दे दो, सफिशिएंट कॉस्ट शो कर दो, तो आपको मिल जाते और 30 दिन। उसके बाद एडवलरम फीस दोगे तो और एडिशनल 60 दिन मिलते, तो इनका 30 दिन तो निकल गया। 30 दिन कब निकला, 4 मार्च को निकला। अब वो 30 दिन निकल गया, 4 मार्च से मोटा माटी आप ले लो 4 अप्रैल, वो भी निकल गया, और 30 दिन हो गए, यानी कि स्टार्टिंग के 60 दिन निकल गए। अब वहां से इनको और 60 दिन मिल जाएगा, तो आप मोटा माटी अब जून तक चले जाएगा कारवा, और उनको रियलाइज हो रहा है 27 मई को। तो अगर 27 मई को भी रियलाइज हो रहा है तो अभी भी एडवोलरम फी दे के आप और दिन ले लो, शुरू के 60 दिन तो निकल गए, और जो एडवलरम फीस देके 60 दिन अपने को मिलते, उसके दरमियान आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। मानते हो मेरी बात को? शायद मान रहे होगे। अब इसको लिख लेते हैं और इसको मैं पूरा लिखवाऊंगा। आइए फुल स्क्रीन कर लीजिए, लिखिएगा मेरे भाई और बहनों, इसको मैं पूरा लिखवाऊंगा और साथ साथ में कीवर्ड भी मार्क करवा के लूंगा कि अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हो तो कौन कौन सी बातें आपको ध्यान पे रखनी है। लिखिएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 77(1) of the Companies Act 2013, it shall be the duty of every company creating a charge within or outside India on its property or assets or any of its undertaking whether tangible or otherwise, and situated in or outside India to register the particulars
of the charges signed by the company and the charge holder together with the instrument if any, creating such charge in such form on payment of such fees and in such manner as may be prescribed with the registrar within 30 days of its creation. अब इस पे कीवर्ड क्या क्या रहेंगे ध्यान से समझना, जो अपने को लिखना ही है इन सब चीजों के साथ साथ। सबसे पहले तो देखो ये अपने को याद ही रहना चाहिए 77, भले सब सेक्शन याद रहे ना रहे 77 याद होना चाहिए। ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी याद रहना चाहिए। क्रिएटिंग अ चार्ज अपने आप आगे याद आ जाएगा। ठीक है, किस पे कर रहे हो आप, विद इन करो और आउटसाइड इंडिया करो, उसकी प्रॉपर्टी पे करो, असेट पे करो, चाहे अंडरटेकिंग में करो, चाहे टेंजेबल हो चाहे अदरवाइज हो, ये सब कीवर्ड आने चाहिए। सिचुएटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ये अपने आप याद आ जाएगा जब आपको बाकी चीज आएगी, क्योंकि वो जनरल है, कहीं पे भी रहे। रजिस्टर द पर्टिकुलर्स, ये वर्ड आना चाहिए, पर्टिकुलर्स रजिस्टर करना है। ठीक है, ऑफ द चार्जेस, साइन होना चाहिए कंपनी का भी और चार्ज होल्डर का भी। ठीक है, टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट, ये वर्ड आने चाहिए इंस्ट्रूमेंट के साथ, इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज। और ये सारी चीज जो है ना, पेमेंट ऑफ फीस उस मैनर पे जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है, उस फॉर्म में, यानी कि फॉर्म फीस उस मैनर पे जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है। रजिस्ट्रार तो अपने आप याद आ जाएगा, ये भी आपको अपने आप याद रहेगा। तो वो जो ऊपर ऊपर मैंने जो बताया ना कि ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, आगे पीछे की चीजें आपको अपने आप याद आ जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा लिखिएगा, हाउएवर अंडर, सीधा लिखिएगा हाउएवर एज पर द प्रोविजो, जो प्रोवाइडेड रहता है ना उसका, एज पर द प्रोविजो द रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड, यानी कि उसको पावर मिला हुआ है। मे अलाउ की जगह अपन सीधा लिखेंगे एम्पावर्ड, उसके पास पावर है, एम्पावर्ड टू एक्सटेंड the period of 30 days by another 30 days, that is 60 days from the date of creation, on payment of prescribed additional fees। ठीक है जी, अब अपन वापस क्रक्स पे आएंगे। जो पहला था ना कि उसको रियलाइज नहीं हुआ वगैरह वगैरह, वो कैसे लिखना है वो लिखते हैं अभी। ए में लिखेंगे कृष्णा लिमिटेड डिड नॉट रजिस्टर
the charge with the registrar of companies till 15th March 2021. In this case, particulars of charge were not filed within the prescribed period of 30 days. That is till 4th March 2021. ये आप अपने से भी लिख सकते हो कि भाई उसने रजिस्टर नहीं किया और यहां पे जो टाइम था, प्रिस्क्राइब पीरियड था फाइल करने का, वो 30 दिन गिन के आप 4 मार्च, या अपने से भी लिख सकते हो। इस पे जरूरी नहीं कि मेरी लैंग्वेज होनी चाहिए, आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। लेकिन अब क्या होगा, आप प्रोविजो का एडवांटेज ले सकते हो, ये प्रोविजो का, इसका आप एडवांटेज ले सकते हो कि भाई आप आरओसी से और टाइम ले सकते हो। तो लिखिए टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्रोविजो of section 77 Krish Limited should immediately file the particulars of charge with the registrar after satisfying him through making an application that it had sufficient clause। कारण था भैया, किसी कारण की वजह से ही हम नहीं कर पाए। सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज विद इन 30 days ऑफ इट्स क्रिएशन। तो ये टेकिंग एडवांटेज याद रख लेना, ठीक है। सेटिस्फाइंग हिम, दैट उनके पास सफिशिएंट कॉज था। ये सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक। अब क्लॉज बी में जाते हैं कि भाई आप उनसे क्या मांग सकते हो। इमीडिएटली पर्टिकुलर्स फाइल कर सकते हो रजिस्ट्रार के साथ, सेटिस्फाई कर दो कि भाई एप्लीकेशन हमको नहीं मिला था विद इन 30 days। अब दूसरे में अपने को बोल रहा है कि मान लो उनको रियलाइज और देर बाद होता है, कब, 27 मई को रियलाइज होता है, तब क्या होगा, उसके लिए और अपने पास प्रावधान है। सेकंड प्रोविजो अपने पास, तो पॉइंट नंबर बी लिखिएगा, एज पर सेकंड प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो रहता है ना, उसको सेकंड प्रोविजो बोलते हैं। एज पर सेकंड प्रोविजो अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर रजिस्ट्रेशन of charge by granting further period of 60 days as per second proviso of section
77 एज पर सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 लिखिएगा, प्रोवाइड्स another opportunity for registration of charge by granting further period of 60 days, but the company is required to pay ad valorem fees। अब यहां पे कीवर्ड क्या क्या याद रखना है, सेकेंड प्रोविजो, another opportunity for registration by granting, ये वर्ड होना चाहिए ग्रांटिंग, अलाउइंग मत लिखना, ग्रांटिंग फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज, लेकिन कंपनी को रिक्वायर करना पड़ेगा पे क्या, एड वैलोरम फीस। ठीक है जी, आगे बढ़ते। इफ द कंपनी रियलाइजेस इट्स मिस्टेक of not registering the charge on 27th May 2021 instead of 15th March 2021, it shall be noted that a period of 60 days has already expired। 60 दिन को खत्म हो जाएंगे भाई, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन। लास्ट पैराग्राफ लिखना है और कंक्लूड करना है। सिंस द फर्स्ट 60 days from the creation of charge have expired on 3rd April 2021, Krish Limited can still get the charge registered within a further period of 60 days from 3rd April 2021 after paying the prescribed ad valorem fees। The company is required to make an application to the registrar in this respect, giving sufficient cause for non-registration of charge। अब यहां पे तो कुछ है नहीं, बस प्रोविजन को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। सो भाई और बहनों, यहां पे अपना ये पूरा आंसर लिखाया है जो अपन ने यहां पे पढ़ा था अभी। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आपको लिखना है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है,
एक पाम करके मस्त क्वेश्चन है ये, जो मैंने बोला था ना आपको, सेक्शन नंबर 83, आरओसी के पास पावर है, भले कोई अप्लाई करे ना करे आरओसी को, आरओसी के पास पावर है, आरओसी खुद बिना एप्लीकेशन फॉर सेटिस्फेक्शन के लिए के बाद बावजूद भी खुद ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखो, एक पाम जो है एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ली दिल्ली में एक कंपनी से, एबीसी लिमिटेड से, ठीक है जी। जब वो रजिस्टर करा रहा था ना प्रॉपर्टी को अपने नाम से, तो पाम को पता चला कि ये जो टाइटल डीड है ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं है का मतलब भाई इस पे तो चार्ज क्रिएट हुआ है, इस पे तो चार्ज क्रिएट हुआ है, ठीक। और एबीसी लिमिटेड कहती है कि भाई पाम को इस बात का नॉलेज था कि ये प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है, हम इस पे कोई गलत नहीं है, कंपनी ऐसा कह रही है। तो ये 83 नहीं है, ये 80 है, मैंने गलती से इसको 83 बोल दिया था, 83 नेक्स्ट में आएगा। ये पब्लिक नोटिस वाला है 80 वाला, कि भाई एक बार चार्ज रजिस्टर हो गया तो ये पब्लिक के नोटिस पे आ जाता है, और ये जनरल पब्लिक की ड्यूटी की कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले भाई इंस्पेक्ट कर लो, आरओसी के पास जाके, एमसीए की वेबसाइट पे जाके। तो भाई साहब यहां पे अगर आप देखोगे तो पाम एक इंडिविजुअल है, अपने नाम से जब प्रॉपर्टी रजिस्टर करा रहा था, जो वो खरीदा था एबीसी लिमिटेड से, तब पता चला कि भाई इस पे तो चार्ज है। और कंपनी कह रही भाई पाम को इस बात का नॉलेज था, हम तो ऐसा मान के चल रहे थे एज पर सेक्शन 80। तो क्या कंपनी सही है कि कंपनी गलत है? बताइए। मेरे हिसाब से सेक्शन 80 के हिसाब से कंपनी सही है। ये ड्यूटी होना चाहिए जनरल पब्लिक का कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले आप इंस्पेक्ट कर लो। बिल्कुल करेक्ट बात है। चलिए भाई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट फुल स्क्रीन करिए, इसका क्रक्स लिखाता हूं, लिखिएगा भाई और बहनों। सेक्शन 80 clarifies that if any person acquires a property, assets or undertaking in respect of which a charge is already registered, it would be deemed, माना जाएगा, it would be deemed that he has complete knowledge of charge from the date of its registration. Mr. Palm therefore ought to have been careful while purchasing the, ought का मतलब आपको होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए, ought to be, have been careful while purchasing property and should have verified beforehand that ABC has already created a charge on property, on the property. ठीक है जी। तो क्या ABC करेक्ट है? तो हम कहेंगे हाँ भाई, ABC अपने कंटेंशन में करेक्ट है एज पर दिस प्रोविजन। हाँ जी, ये है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन 83 जिसके ऊपर लगेगा, जहां पे आरओसी के पास पावर है। समझिएगा, रंजीत एक इंडिविजुअल है, उसने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की एबीसी लिमिटेड से,
ये जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी जो एबीसी से लिया है रंजीत, ये मॉर्गेज थी ओके बैंक को, एक समय में मॉर्गेज थी। इस का जो मॉर्गेज था, यानी कि जो एबीसी लिमिटेड को ओके बैंक को पैसे देने थे ना, वो पैसे किसने दिए पता है क्या? रंजीत ने पैसे दिए ओके बैंक को, सेटल्ड द ड्यूज टू ओके बैंक, क्योंकि उसको लेना था रंजीत को। तो रंजीत ने पैसे पे किए ओके बैंक को ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी लिमिटेड, पूरा पैसा पे किया, और द सेम वाज रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार हु हैज नोटेड दैट द मॉर्गेज हैज बीन सेटल्ड। सब रजिस्ट्रार ने नोट किया कि भाई मॉर्गेज सेटल हो गया, बराबर है क्या? तो पूरा पैसा पे किया और उसको नोट किया गया सब रजिस्ट्रार के द्वारा कि भाई मॉर्गेज सेटल हो गया। तो नोट तो कर लिया वो आरओसी सब रजिस्ट्रार, एक्चुअली आप डिप्टी रजिस्ट्रार बोलो, आप एडिशनल रजिस्ट्रार बोलो, आप सब रजिस्ट्रार बोलो, ये सब रजिस्ट्रार की डेफिनेशन में ही आता है। अगर आप रजिस्ट्रार का डेफिनेशन पढ़ोगे जो सेक्शन 2 के डेफिनेशन क्लॉज में दिया है। लेकिन कंपनी ने ना तो ओके बैंक ने, ओके बैंक कौन चार्ज होल्डर, कंपनी कौन चार्ज क्रिएटर, किसी ने भी पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज आरओसी को नहीं दिया। लेकिन हाँ, आरओसी को इस बात की जानकारी हो गई है, उसने नोट कर लिया कि हाँ भाई रंजीत ने पैसे पे किए। तो कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सीक एनी रिलीफ इन दिस रिगार्ड? बिल्कुल ले सकता है भाई। तुम रिलीफ कैसे ले सकते हो? अरे भाई तुम आरओसी को भाई संतुष्ट कर दो कि भाई देखो हो गया, सब रजिस्ट्रार ने नोट किया। अब रजिस्ट्रार के पास पावर है, वो खुद ही एंट्री कर देगा सेटिस्फेक्शन का, और एबीसी लिमिटेड और ओके बैंक को नोटिस दे देगा कि भाई चार्ज तुम्हारा रजिस्टर हो चुका। आइए इसको लिखते फटाफट, पढ़ तो लिए हैं अपन ऑलरेडी। तो लिखिएगा भाई और बहनों, सबसे पहले तो सेक्शन 83 का रेफरेंस देना है। सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, एज पर सेक्शन 83 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रजिस्ट्रार is empowered, empowered is the key word beta, empowered to make entries with respect to the satisfaction and release of charges even if no intimation has been received by him from the company। क्रक्स आंसर लिखवा रहा हूं बेटा, आगे का आपको लिखना है कि भाई वो पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये क्रक्स आंसर है, आगे पीछे आपको खुद लिखना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू अफेक्टेड पार्टी, अफेक्टेड पार्टीज कौन कौन है? वो एबीसी लिमिटेड और ओके बैंक। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? इन्फॉर्म कर देगा, शैल इन्फॉर्म द अफेक्टेड पार्टी within 30 days of making the entry in the register of charges। और सर्टिफिकेट भी इशू कर देगा CHG 5 में, इशू ऑफ सर्टिफिकेट CHG 5 में कि हाँ भाई चार्ज सेटिस्फाई हो गया, उसका सेटिस्फाई रजिस्टर भी हो गया। तो रंजीत क्या कर सकता है? देयरफॉर करके लिखना, रंजीत कैन अप्रोच द रजिस्ट्रार and show evidence
to his satisfaction that the charge has been duly settled and satisfied and request ROC to enter a memorandum. मेमोरेंडम का मतलब इंफॉर्मेशन, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन नोटिंग द रिलीज ऑफ चार्ज. ये कीवर्ड है, मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन नोटिंग द रिलीज ऑफ चार्ज, शोइंग एविडेंस. ठीक है, शोइंग एविडेंस, शो एविडेंस टू हिज सेटिस्फेक्शन. CHG 5 याद रखना, मेकिंग द एंट्री इन द रजिस्टर याद रखना, एम्पावर्ड याद रखना. ठीक है, टू एंड रिलीज इफ चार्जेस इफ नो, इवन इफ नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड याद रखना है. सारे कीवर्ड है, आगे पीछे का आपको अपने आप याद आ जाएगा. तो गाइस ये वाला भी क्वेश्चन हो गया. लास्ट एक क्वेश्चन, आरओसी बाउंड नहीं है टू इशू नोटिस टू होल्डर ऑफ चार्ज अगर कंपनी गिव्स इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन द स्पेसिफाइड फॉर्म एंड साइंड बाय होल्डर ऑफ चार्ज. कुछ याद आ रहा है? मैं बताया था कि जब सेटिस्फेक्शन के लिए आप अप्लाई करोगे CHG 4 पे, तो CHG 4 पे जब अप्लाई करोगे तो आरओसी कंपनी को नोटिस भेजता है, रजिस्टर कर दूं कि कुछ ऑब्जेक्शन है, लेकिन आरओसी कंपनी को नोटिस तब नहीं भेजेगा जब कंपनी यानी कि जो चार्ज होल्डर है वो खुद भी CHG 4 में साइन कर रहा है. तो साइन है तो इसका मतलब उसको पता है कि अप्लाई कर रहा है, उसकी रजामंदी भी हो रही है, सारी चीजें. तो में आरओसी बाउंड नहीं है बिल्कुल अगर होल्डर ऑफ चार्ज जो है उसका खुद का भी सिग्नेचर है. क्या सहमत हो आप इनकी बात से? बिल्कुल सहमत हो. आइए इसका क्रक्स लिख लीजिए, लिखिएगा. आरओसी इज नॉट रिक्वायर्ड to send notice to charge holder if intimation in CHG 4 is also signed if intimation in CHG 4 is also signed by charge holder. क्रक्स लिखवाया हूं बेटा, पूरा नहीं है ये. आप सेक्शन देखोगे तो आपको वहां से पूरा आइडिया लग जाएगा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यही कुछ क्वेश्चंस थे और यही कुछ रेलिवेंस था. लिखवा भी दिया, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई आपकी साथ साथ में, इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी समझ गई, बारीकी भी समझ में आ गया. ये चैप्टर वैसे होता है तो आमतौर पे हमको रेगुलर क्लास में 4-5 घंटे इसको लगते हैं, बट यहां पे मैंने कोशिश की कि कम समय में मैं पूरा करवा दूं. उस पर और डिटेलिंग डिस्कस होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन लेते हैं. ब्रह्मास्त्र सीरीज के हिसाब से इतना काफी है. एक लास्ट चीज मेरे को आपको बता के लेनी, ध्यान से समझना. 2 प्रकार के चार्ज होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो. एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज. क्या मतलब होता है? फिक्स यानी कि लैंड या बिल्डिंग में अगर चार्ज क्रिएट कर रहे हो उसको फिक्स बोलते हैं. आप अपने स्टॉक पे कर रहे हो चार्ज क्रिएट तो बिकते भी रहेगा ना. स्टॉक इन ट्रेड आपका रखा है, रॉ मटेरियल रखा है तो रॉ मटेरियल आप यूज भी करोगे फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए. फिनिश प्रोडक्ट रखा है तो बिकेगा भी, वो बिकेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोन पे होगा. तो वो फ्लोटिंग है. जो चालू चीजों पे क्रिएट हो रहा है वो फ्लोटिंग है. जो फिक्स चीजों पे हो रहा है जैसे स्पेसिफिक एसेट, परमानेंट एसेट लाइक लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस प्रीमाइसेस, मशीनरी इंस्टॉल्ड इन द कंपनी, परमानेंट है, ये फिक्स्ड है. अब रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, इनके ऊपर कर रहे हो तो ये फ्लोटिंग है. ये कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी कम ज्यादा होंगे. राइट टू सेल, बोरोइंग कंपनी जो है उसको परमिट नहीं है कि आप इसको बेचोगे जब तक आप रीपे नहीं कर देते लोन. लेकिन फ्लोटिंग चार्ज जो है कंपनी फ्री टू यूज है, क्योंकि जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे पैसा कैसे कमाओगे और कैसे पे करोगे. फिक्स चार्ज फ्लोटिंग में नहीं हो सकता, लेकिन फ्लोटिंग फिक्स पे फ्रीज हो सकता है. कौन सिचुएशन में बताऊंगा. ये रिस्की कम है, ये ज्यादा रिस्की है. ये लॉन्ग स्पैन के लिए होता है, शॉर्ट स्पैन के लिए होता है. ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज. तो बोले कब फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा यानी कि फिक्स हो जाएगा.
टर्म्स एंड कंडीशन पे लिखा था जब लोन ले रहे थे ना कि आज से 2 साल बाद ये फ्लोटिंग है लेकिन ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि जितने भी फिनिश गुड्स उस समय है वो फिक्स हो जाएंगे। कंपनी का बिजनेस ही बंद हो रहा है, फ्लोटिंग चार्ज तुरंत फिक्स हो जाएंगे। कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, एसेट बेच रही, लायबिलिटी पे कर रही है, फिक्स हो जाएंगे। क्रेडिटर इनफोर्स द सिक्योरिटी कवर बाय फ्लोटिंग चार्ज, यानी कि फ्लोटिंग चार्ज स्टॉक इन ट्रेड रॉ मटेरियल में चार्ज था, क्रेडिटर को दिख रहा है कंपनी की हालत बेकार हो रही है, क्रेडिटर अब उसमें कब्जा करने आ रहा है, जैसे ही वो कब्जा करेगा यानी कि बेचने के लिए आ रहा है, वो फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल भाई और बहनों, चार्ज वाला चैप्टर खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा और अब तक जितने चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट सेक्शन में भावनाएं जरूर बताइए। आप लोग वीडियो देख लेते हो पूरा लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज ये सारी चीज करिए। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं ऐसे रिवीजन लेक्चर के साथ आते रहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, बाय।